तो आज बेटा मुद्रास्फीति को फाइनलाइज करेंगे, यानी इसमें जितनी बची हुई चीजें हैं सब पे चर्चा करके आज समाप्त करेंगे। कुछ नाम बेटा आपको बोला गया था। पहले ही दिन मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हिंदी में मुद्रास्फीति, संस्फीति, अवस्फीति, अपस्फीति। तो आज पहले इसको डिफाइन करते हैं बेटा और फिर हम लोग देखते हैं। तो एक डायग्राम है बेटा, पहले उस डायग्राम को देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे कीमत जो है ना बेटा, वो स्थिर अगर हो, तो अगर कीमत का ग्राफ हम लोग बनाना चाहें तो लाइन कुछ इस तरह से होगी, सीधा, है ना। जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये लाइन क्या बता रही है बेटा? स्थिर कीमत, यानी कीमत कैसी होगी? अगर स्थिर हो तो मान लो हम इस लाइन पे दिखा रहे हैं। अब कीमत के साथ दो ही चीज हो सकती है, सॉरी तीन चीज, या तो स्थिर रहे, या तो बढ़ जाए, या तो घट जाए। और कुछ सोच के बताइए। नहीं, और क्या हो सकता है? बेवजह की जगहों पे काहे सोचा जाए, है ना। यहाँ कुछ है ही नहीं सोचने के लिए। तो एक हो सकता है कि कीमतें बढ़ जाए, बोले बेटा, इधर की ओर दिखा दें, और एक दिखा दें कीमतें घट जाए। ये तीन डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, तीन लाइनें दिख रही हैं। ये लाइन क्या बता रही है बेटा? स्थिर कीमत। तो जो यहां थी, यहां थी, यहां थी, हर जगह वही। और ये बढ़ती कीमत, बोले बेटा। और ये क्या है? घटती कीमत। इधर हम कह सकते हैं कि इधर सब कुछ क्या हो रहा है? पॉजिटिव। और इधर क्या हो रहा है? कीमतों के साथ नेगेटिव। ये ना बेटा, अब ध्यान से सुनो। कीमतों के बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कहे थे। अरे कीमतों का बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। लेकिन कीमतें दो तरीके से बढ़ती है, इनका बढ़ना दो तरीके से हो सकता है। और इधर कीमत का घटना है। घटना बाय द वे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ते हैं। कीमतें भी दो तरीके से घट सकती हैं। एक तरीका, दो तरीका। आप कहेंगे खाली एक दो नंबर सर लिखेंगे, कुछ लिखेंगे भी? हाँ, कुछ लिखेंगे बेटा। जैसे कीमतें दो तरीके से बढ़ती हैं। एक को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, और एक तरीके को हम लोग कहते हैं रीइन्फ्लेशन। अभी घबराना नहीं बेटा, आराम से देखो। ये हमने किस तरफ लिखा है? बढ़ती हुई कीमत की तरफ लिखा है। तो कीमतें दो तरीके से बढ़ सकती हैं। एक को हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे, एक को रिफ्लेशन कहेंगे। घटने हो रही है, डिफ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन। ये दोनों क्या है बेटा? घटने वाले। अब ये कि सब घटने वाला है तो दो नाम का है, और बढ़ने वाला है तो दो नाम का है, एक ही नाम होना चाहिए। बोल नहीं रहे हैं। पूरी कहानी इसी डायग्राम से समझना है। बढ़ती कीमत इधर दिखाया जा रहा है, घटती कीमत इधर दिखाया जा रहा है। बढ़ती कीमत को हम लोग दो नाम से संबोधित करते हैं। एक को कहते हैं इन्फ्लेशन और एक को कहते हैं रिफ्लेशन। अभी हिंदी में भी हम लिखेंगे। घटती जब कीमतें हैं तो उनको दो नाम से संबोधित करते हैं, डिफ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन। हिंदी में जरा देखो, इसको कहते हैं क्या बेटा? स्फीति, मुद्रा स्फीति। इसको कहते हैं संस्फीति,
इसको कहते हैं अवस्फीति, और इसको यहां तक ठीक है? क्लियर हो रहा है? अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, अभी नाम है। अगर आपसे बोला जाए रिफ्लेशन माने कीमत का बढ़ना, इन्फ्लेशन माने कीमत का बढ़ना, डिफ्लेशन माने कीमत का घटना, डिसइन्फ्लेशन माने कीमत का घटना। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से सुनो, ये दो दो नाम क्यों हैं, इसी को समझना। जब स्वयं ये घटना हो, यानी इस पे कोई इंटरफेयर ना किया गया हो, खुद ब खुद ऐसा हो रहा हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इन्फ्लेशन। जब जानबूझकर ऐसा किया जाए, पर्पजली ऐसा किया जाए, कीमतें बढ़ाई जाए। कैसे कीमत बढ़ाई जा सकती है? अरे टैक्स बढ़ा दीजिए, फलाना कर दीजिए, धमाका कर। सरकारें जानबूझ के चाहें तो कीमतें बढ़वा सकती हैं, टैक्सेशन बढ़ा दें और तरह तरह की ड्यूटीज बढ़ा दें, तो कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ये जानबूझ के बढ़ाई जा रही है। ठीक है? कीमतें भी दो तरीके से घटाई जा सकती हैं, एक स्वयं, जानबूझकर, पर्पजली। तो डिफरेंस समझ? जब कीमतें स्वतः बढ़ने लगे तो इन्फ्लेशन, जब कीमतें जानबूझ के बढ़वाई जाए रिफ्लेशन, जब कीमतें स्वतः कम हो जाए ये बेटा डिफ्लेशन। सरकार जानबूझ के कीमतें कम करवाने लगे, कुछ ऐसे कदम उठाने लगे, जैसे टमाटर की कीमतें बढ़ गई थी, तो क्या था बेटा? इन्फ्लेशन हो गया। अब सरकार जानबूझ के कीमतें घटवाएंगी, बोल नहीं रहे, क्या करेगी? टमाटर का आयात करने लगेगी, या जो गोडाउन में डंप करके बैठे हैं उनके यहाँ छापेमारी शुरू कर दी। तो टमाटर जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी तो टमाटर की कीमत घट जाएगी, घट गई कीमत। इसी बीच में टमाटर का उत्पादन बढ़ गया बहुत अधिक, कुछ तो हुआ। ध्यान रखना, जब ये होता है तो ये करती है सरकार, यानी जब ये होता है तो सरकार ये करती है, और जब ये होता है, सॉरी ये, तो सरकार ये करती है। बोल नहीं रहे। जब कीमतें जानबूझ के घटने, जब कम होने लगे, किसी चीज कीमतें तेजी से घटने लगे, तो सरकार चिंतित होती है। नहीं समझ पा रहे? टमाटर 5 रुपया किलो मिलने लगे, 2 रुपया किलो मिल, किसानों को क्या मिल रहा था? 50-50 पैसा किलो टमाटर मिल रहा था। अब सरकार कुछ ऐसा करेगी कि टमाटर कीमतें बढ़ जाए, यानी जब ये घटना होगी तो ये किया जाएगा, और ये घटना होगी तो ये किया जाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हैं? जब कीमतें खुद ब खुद बढ़ने लगेंगी बेटा, तो सरकार आ जाएगी बीच में कीमतों को घटवाने के लिए। जब किसी चीज की कीमतें तेजी से कम होने लगेंगी तो सरकार मैदान जंग में आ जाएगी कि कीमतें इतनी कम ना हो, नहीं तो किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे? निर्यात बढ़ा देंगे। जैसे निर्यात बढ़ाएंगे वैसे हमारे यहाँ चीजों की शॉर्टेज होगी और उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। देखो विदेशों में तो कीमतें अच्छी मिल ही जाएंगी ना बेटा। हमारे यहाँ टमाटर 50 रुपए किलो, 5 रुपया किलो मिल रहा है, या 50 पैसा किलो मिल रहा है, क्या पूरी दुनिया में मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। तो हम टमाटर उन देशों को निर्यात करने लगेंगे जिन देशों में टमाटर कीमतें हाई हैं। फायदा किसानों को होगा, हमारा एक नुकसान होगा कि हमको अब टमाटर की शॉर्टेज महसूस होगी, क्योंकि सारा टमाटर तो चला गया स्विट्जरलैंड। तो हमारे यहाँ टमाटर की शॉर्टेज हुई, और जैसे आपूर्ति कम होगी कीमतें बढ़ जाएंगी। क्लियर? ये डायग्राम पहले बनाओ बेटा, फिर हम बात करते हैं।
आप जैसे चाहो वैसे ही लिखो, कोई जरूरी नहीं कि जिसे हम लिखें वैसे ही लिखें, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझ पाए। बस एक काम करेगा, ऊपर की ओर इन्फ्लेशन रिफ्लेशन लिखिएगा, नीचे की ओर डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन लिखिएगा, और इनका हिंदी वाला नाम भी जरूर लिख लीजिएगा। अभी हम दो दो लाइन बेटा लिखवा देंगे, अभी समझ नहीं आएगा ना, जब लिख लोगे तो ये डायग्राम समझ में आएगा पूरी तरह से। ठीक है, ये सब मत लिखना, ये स्वयं या जानबूझ नहीं, लिखना चाहो तो लिखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लिख लोगे तुम्हें समझ में आएगा और क्या। लेकिन अभी हम लिखवाएंगे बेटा तो सब क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बेटा लिखते हैं। पहला बनाइए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हिंदी जरूर लिखिए, मुद्रा स्फीति या स्फीति। लिखें, जब स्वतः खुद ब खुद, जब स्वतः कीमतों में वृद्धि होने लगे, अर्थात स्वतः तो नहीं होती बेटा, स्वतः कैसे होगी, या तो मांग जन्य होगी या तो लागत जन्य होगी, स्वतः तो होगी नहीं। लेकिन ये जो भी हो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, स्वतः का अभिप्राय यही है। स्वतः वृद्धि होने लगे अर्थात सरकार का इसमें हस्तक्षेप न हो। तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? कोई शक? स्वतः हो। दूसरा रिफ्लेशन, हिंदी बेटा संस्फीति। लिखें, इसमें भी कीमतों में वृद्धि होती है। इसमें भी क्या बेटा, कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु ऐसा सरकारें जानबूझकर करती हैं। ऐसा सरकारें जानबूझकर करते हैं। हाँ, इसका अंतर थोड़ा महसूस करेगा, ये अवस्फीति है, व और प का कहानी बदल जाएगी, अवस्फीति और अपस्फीति है ना बेटा। आगे लिखें, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को क्या कहेंगे बेटा, अवस्फीति। जब बाजार की शक्तियों के कारण कीमतों में स्वतः कमी आने लगे, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, अवस्फीति कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिसइन्फ्लेशन।
लिखें, जब सरकार जानबूझकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कीमतों को नियंत्रित किया जाए, अर्थात उन्हें कम किया जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग बेटा? अपस्फीति कहेंगे। अच्छा, अब हम कुछ पूछेंगे बेटा, रिस्पॉन्ड करिएगा। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए? फेस इन्फ्लेशन, वेरी गुड। अगर डिफ्लेशन बहुत तेजी से हो रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए? रिफ्लेशन करना चाहिए। एक दूसरे का काउंटर ये पोर्शन है। एक होगा स्वतः तो सरकार कूद पड़ेगी। स्वतः दो चीजें हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती है ना? स्वतः अगर बढ़ी तो सरकार आ जाएगी घटाने के लिए, स्वतः अगर घट रही है तो सरकार आ जाएगी बढ़ाने के लिए। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक दूसरे का काउंटर है बेटा, है ना? तो मुझे लगता है कि एक बॉक्स बनाओ नीचे, और हम जो बोल रहे हैं बस उसी को आमने सामने लिखना। इन्फ्लेशन का काउंटर क्या होगा बेटा? डिसइन्फ्लेशन। अभी हम बोलेंगे तब लिखना। डिफ्लेशन का काउंटर है ये बेटा रिफ्लेशन। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। एक दूसरे का काउंटर पोर्शन है बेटा, एक घटना होती है तो सरकार दूसरी तरफ जाती है। क्लियर है? ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये और डायग्राम दोनों मिलके कहानी एकदम साफ कह रहे हैं। रिवाइज करते समय डायग्राम आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? अब इसको हम मिटा दें बेटा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। स्फीति चक्र। ठीक है, अभी हम लिखाएंगे, पहले थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से देखिए। अभी सारा मामला डायग्राम वाला याद चलेगा, है ना? तो आप देख लो। जैसे जो वर्किंग लोग हैं, जो जॉब करते हैं, स्पेशली फैक्ट्रियों में श्रमिक वगैरह हुए, या जो वर्कर्स हैं, वो हमेशा एक चीज की डिमांड करते हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ाइए, हमारी सैलरी बढ़ाइए। बढ़ाई भी जाती है। तो एक फैक्ट्री का उदाहरण लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक अगर ये निरंतर डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ाइए, तो मजदूरी बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? मजदूरी बढ़ने से लागत जन्य स्फीति आ जाएगी, क्योंकि मजदूरी जब बढ़ेगी तो कुछ और होगा, उस चीज के निर्माण की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी।
बोल नहीं रहे। अब जरा ध्यान से देखो, वेज बढ़ा, वेज मतलब मजदूरी बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ गई, बढ़ेगी भाई। किसी चीज को बनाने में अगर मजदूरों का प्रयोग हो रहा है और मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा दिए तो क्या लागत नहीं बढ़ जाएगी? और लागत अगर बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। बोल नहीं रहे। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ जाएगी तो मजदूर फिर डिमांड करेंगे हमारी मजदूरी बढ़ाई। ये क्या है? एक दुष्चक्र है, एक सर्किल है जिसका कभी अंत नहीं है। इसीलिए ना 5वां वेतन आयोग, तो 6वां वेतन आयोग, तो 7वां वेतन आयोग, ये अंतहीन प्रक्रिया है, ये चलती ही रहेगी। क्योंकि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करेंगे, और आपकी सैलरी जैसे बढ़ेगी वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो फिर छटपटाएंगे। इसी को बोला जाता है क्या बेटा? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो थोड़ा डायग्राम से देखें। ये स्पाइरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है, एक बंद व्यवस्था है। इसके 3 पॉइंट हम लोग पॉइंट आउट कर लें, है ना बेटा? वेज मतलब मजदूरी अगर बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट मतलब लागत बढ़ जाएगी। सहमत है? कोई डाउट हो तो बात करो। अगर किसी वस्तु की लागत बढ़ गई तो कीमत मतलब प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस अगर बढ़ गई तो फिर ये इंटेंट करेगा मजदूरी बढ़ाने की। फिर ये माहौल बनाएगा किसका बेटा? मजदूरी बढ़ाने के। फिर मजदूरी बढ़ेगी, फिर लागत बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर मजदूरी चाहिए ज्यादा। ऐसे ये क्रम हमेशा चलता ही रहता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो डायग्राम बनाइए, हम कुछ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। लिखें, डायग्राम बना लो, फिर बताना तो हम कुछ लिखवा देंगे। देख लीजिए। हो गया बेटा? लिखें। सामान्य रूप से उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक, सामान्य रूप से उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। जीवन स्तर अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या बेटा? अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। क्लियर है? मजदूरी बढ़ाने पर, उसी में बेटा पैरा मत बदलिए, मजदूरी बढ़ाने पर लागत जन्य स्फीति के प्रभाव से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जन्य स्फीति के प्रभाव से लागतों में वृद्धि आ जाएगी, लागतों में वृद्धि आ जाएगी। जिसका प्रभाव यह होगा कि जिसका प्रभाव यह होगा कि
क्या होगा बेटा? कीमतें बढ़ जाएंगी, प्राइस बढ़ जाएगी। हो गया बेटा? तथा मजदूरों के जीवन स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। मजदूरों के जीवन स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। सहमत है? यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ही स्फीति चक्र कहा जाता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कहा जाता है। इसे ही क्या बेटा? स्फीति चक्र कहा जाता है। सहमत है? कोई परेशानी दिख रहा है ना? तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हो, नया पे कमीशन जब आना होता है ना, तो कर्मचारी बड़े उत्सुक होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अब हमारी सैलरी इतने से बढ़ के इतनी हो जाएगी, तो अब हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। और जैसे उनकी सैलरी बढ़ जाती है, कुछ भी बेहतर नहीं हो पाता, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कीमतें बढ़ जाती हैं। बोले बेटा? और फिर ये प्रक्रिया, अरे आप सुनो, वही कर्मचारी हैं जो आज से 50 साल पहले 15-20 रुपए सैलरी पाते थे, वही कर्मचारी आज 70 से 80 हजार रुपए सैलरी पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो 15 से 20 रुपए में जो जिंदगी जी लेते थे एट दैट टाइम, अभी तो 70 से 80 हजार रुपए में मुश्किल हो रहा है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बेटा क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो ये कि जैसे मुद्रा हमारे पॉकेट में ज्यादा आ रही है, इसका असर तब होगा जब कीमतें स्थिर रहें। मुद्रा हमारे पॉकेट में ज्यादा आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग कीमतें अगर बढ़ जा रही हैं, तो फिर कोई मतलब, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था ना पहले दिन, अगर आपको याद हो, एक बच्चे के पॉकेट में 4-6 कागज के टुकड़े थे और एक बच्चे के पॉकेट में ढेर सारे अखबारों के टुकड़े भरे हुए थे। फर्क क्या पड़ता है भाई? हमको 1 किलो आलू खरीदना है, वो आलू 50 पैसे किलो मिले चाहे 1,000 रुपया किलो मिले, हमको तो चाहिए आलू ना। अब उसके लिए कितना पे करना है ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में उपलब्धता क्या है, लोगों की सैलरी का स्तर क्या है। और सैलरी का स्तर अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कीमतें भी ज्यादा होंगी। एक दिहाड़ी मजदूर अगर एक दिन का 5,000 लेगा, तो मुझे लगता है कि महंगाई उसके हिसाब से बढ़नी पड़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगेगा ना बेटा। पैसा अगर ज्यादा होगा, यही ना पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, कि अगर हमारे पास सरप्लस फंड बढ़ा तो कीमतें खुद ब खुद एडजस्ट होंगी, करना नहीं पड़ेगा आपको, वो एडजस्ट हो जाएंगी। हर चीज क्या हो जाएगी बेटा? महंगी हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे लिखो। तो छोटा मोटा बेटा बचा है, आज निपटा लिया जाए। अब नया आज नहीं शुरू करें, एक दिन में एक टॉपिक। टॉबिन इफेक्ट। टॉबिन इफेक्ट। अच्छा, फिलिप्स वक्र पढ़ा था? अच्छा, याद ही नहीं आ रहा है। फिलिप्स वक्र पढ़ा था? क्या बताया था बिल फिलिप्स ने? हाँ, उल्टा भी बोल सकते हैं। मुद्रा स्फीति बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, यही ना बताया था। लेकिन उन्होंने रिलेट किया था अनएम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन जब ज्यादा होगा तो
तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। भूल गए डायग्राम? यही था ना। इधर हम लोगों ने दिखाया था इन्फ्लेशन और इधर अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट इधर आ रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट इधर जा रहा है। यही ना बताया था विल फिलिप्स ने। यानी विल फिलिप्स ये बता रहे थे कि मुद्रास्फीति उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी लोग कहते हैं। स्फीति होना ही चाहिए किसी अर्थव्यवस्था में। क्लियर है बेटा? टॉबिन ने क्या बताया? तो टॉबिन भी एक अर्थशास्त्री है, तो टॉबिन उन्हीं के नाम पे कहा गया इसको टॉबिन इफेक्ट। बस नाम पूछ लेता बेटा टॉबिन इफेक्ट का संबंध किससे है, उसी में चौपट करके चले आते। अब नाम कभी सुना ही नहीं है तो क्या करेंगे? अब नाम तो देख के लग रहा है कोई बड़ी भयानक सी चीज होगी, टॉबिन इफेक्ट। अरे 2 कौड़ी की चीज है बेटा, कोई बहुत मुश्किल। टॉबिन ने ये बताया कि जब इन्फ्लेशन होता है तो पूंजी निर्माण होता है, पूंजी का क्रिएशन होता है। पूंजी समझ रहे हो? मुद्रा। हाँ, क्योंकि जब मुद्रास्फीति होगी तो हमारे पास सरप्लस भी कुछ बचेगा, और जब सरप्लस बचेगा तो उसको हम निवेश करेंगे। अरे बहुत सिंपल सी बात है, खाने पीने जीने के बाद अगर पैसा बच जाता है हमारे पास सरप्लस, तो हम करेंगे क्या? घर में कैश रख रख के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे रोज? हाँ, इलीगल नहीं है तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो लीगल है तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं काम पे लगाएंगे। आजकल एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, देख रहे हो? हाँ, पैसे को काम पे लगाओ, आप आराम करो, पैसे को काम पे लगाइए, म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, ऐसे ही विज्ञापन आ रहा है। तो पैसा आपका काम में लग जाएगा। भले आप घर में एसी चला के बैठे हुए हो, कोई इशू नहीं है, आपका पैसा काम कर रहा है। सबसे सेफ कंडीशन जो हम लोग करते हैं वो ये कि बैंक में, जिसको लगता है कि ना बाबा कुछ रिस्क उस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप पैसा अपने बैंक में रखते हो। जैसे कुछ डरपोक टाइप के लोग जो रिस्क उस्क नहीं लेना चाहते वो ये करते हैं। तो ठीक है, कुछ और जो थोड़ा सा स्मार्ट हैं, उनको लगता है कि इस पैसे की हमारी निकट भविष्य में जरूरत नहीं है, तो एफडी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। कुछ और बहादुर होते हैं, एनएससी वगैरह खरीद लेते हैं। कुछ इनसे ज्यादा बहादुर होते हैं तो अच्छा कुछ जानते नहीं, इस वजह से डरते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में। अच्छा तो ये है कि आजकल एडवर्टीजमेंट आ रहा है, निरंतर विज्ञापन आ रहा है, तो कुछ लोग उसको सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल जो अनुभव है, जानकारी है कि म्यूचुअल फंड में कभी आपको नुकसान नहीं होता, कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं होता, होता ही नहीं। हाँ, ये मायने रखता है कि फायदा कितना हो रहा है, किसी में कम किसी में ज्यादा। पढ़ेंगे हम लोग अभी, कैपिटल मार्केट वगैरह पढ़ेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। मुझे लगता है जो अभी बैंकों का मैंने आंकड़ा देखा, अभी देखे होंगे, एफडी पे कोई भी बैंक आपको 7-8% से ज्यादा ब्याज नहीं देगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो, कुछ लंबी अवधियों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो, 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ इस तरह की भी स्कीमें आती हैं, उसमें 8-8.5% तक जा सकते हैं। बोल नहीं रहे। एक एवरेज म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 25% का प्रॉफिट होगा एक साल में, कम से कम, मिनिमम। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मुझे एक म्यूचुअल फंड में 150% का प्रॉफिट हुआ। 150%, यानी जितना था उसका 2.5 गुना हो गया। अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग अपना ट्रेडिशनल मॉड पकड़े हुए हैं, इस सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं तो वो एफडी कर लेते हैं, कुछ एनएससी ओनएससी खरीद लेते हैं। ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि पैसे को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, एक ही जगह पैसा। कुछ और जो बहादुर हैं वो जमीन खरीदते हैं,
सरप्लस पैसा है तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। रियल एस्टेट का फायदा ना म्यूचुअल फंड पाएगा ना कोई बैंक पाएगा, उसका फायदा तो पूछो मत। हमारे एक मित्र 45,000 रुपये विषय की जमीन खरीदे। सुन लो, नहीं मैं उसका गवाह हूं। हम बता रहे हैं कब खरीदे। 2007 में 45,000 रुपये विषय की जमीन खरीदा और 2019 में बेचा 12.5 लाख रुपए विषय। कितना हुआ? 12 साल। अरे 12 साल हुआ, 12 साल में कै गुना बढ़ा, इसका अंदाजा आप लगा रहे हो? कम से कम 25 गुना पैसा बढ़ा। अरे 45,000 विषय की जमीन 12.5 लाख रुपए विषय अगर हो जाती है तो मुझे लगता है कि 20-25 गुना तो दिख ही रहा है। 25 गुना, गुना मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज में बात नहीं कर रहा। मैंने जहां तक सुना है कि एनएससी अगर आप खरीद लेते हैं तो 7 साल या 8 साल में दोगुना नहीं होता, लगभग 1.5 गुने के आसपास आपका पैसा होता है। यानी 1 लाख रुपए अगर आपने निवेश किया तो 7 साल में आपको 1,60,000, 1,65,000 वो आपको दे देंगे। ठीक है, 1,65,000 मान लो 2 लाख हो गया, फिर आपने 2 लाख एनएससी में लगा दिया तो 14 साल में आपका 4 लाख हुआ ना। बोल नहीं रहे। और यहां क्या हुआ? 12 साल में गुने की बात करोगे तो जोड़ लेना, 45,000 रुपये विषय, 12.5 लाख रुपए विषय, पानी 10 पैसा बरस रहा है। अलग अलग सेक्टर में बेटा रिटर्न अलग अलग होता है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर हमारे पास सरप्लस फंड आया, सरप्लस मतलब खाने पीने जीने की आवश्यकताओं से सरप्लस अगर फंड आया तो हम कुछ सोचते हैं इस पैसे का क्या करें। अस्थाई निवेश करने के बारे में हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं, कुछ लोग जमीन वगैरह खरीदते हैं। अब अगर जमीन में इतना बड़ा प्रॉफिट है तो सारे लोग जमीन क्यों नहीं खरीदते? नहीं, एक ही मुझे बताइए, जमीन खरीदना, लैंड खरीदना, रियल एस्टेट में निवेश सबसे बेहतर निवेश है। तो जिनके पास, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं, हम सहमत हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है सरप्लस, वो लोग यही क्यों नहीं लगाते? क्यों जाके एनएससी खरीद लेते हैं और ये सब कर लेते हैं? क्योंकि रिस्क यहाँ भी है। यहाँ रिस्क ये है कि गुने के चक्कर में जमीन ही नहीं रही। क्या क्या बवाल है इसमें देख ही रहे हो। जमीन वमीन के मामले में कोई कब्जा कर लेता है, फेक पेपर बनवा लेता है, क्या क्या कर लेता है, फिर आप मुकदमा लड़ो, फिर आप धमाका करो। इसीलिए कुछ लोग ये सब नहीं पसंद करते कि हम ये सब करके झंझट में थोड़ी पड़ेंगे। और कुछ लोग हैं जिनको झंझट ही पसंद है, वो हमेशा चाहते हैं कि झंझट वाला ही काम हो, क्योंकि उसी लिए जन्म लिए हैं धरती पर। लेकिन एक बात होता है बेटा कि अगर हमारे पास सरप्लस हुआ तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपने बैंक में जमा किया तो आप भले कैपिटल क्रिएट ना कर पाओ, लेकिन बैंक आपके पैसे से कैपिटल क्रिएट करा लेगा। एफडी करते हो तो पूछो मत, उसे कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। क्यों? विजय माल्या को 60,000 करोड़ उधार कहां से मिला? आप ही के पैसे से मिला ना। बैंक में जमा नहीं करते आप, ठेले वाला, रिक्शे वाला, खोमचे वाला, फलाना ढमाका, हम आप अगर बैंक में पैसा नहीं जमा करते तो फिर 40,000 45,000 करोड़ रुपए एक साथ किसी को कैसे दिया जा सकता है कहाँ किसके पास इतना पैसा? बैंक के पास है, लेकिन बैंक का वो पैसा बैंक का नहीं है, वो पैसा हमारे आपका है। वो ऐसे समझो कि मुझे सारे लोग लिया के पैसा देते रहे कि सर आपका घर बड़ा सुरक्षित है और आप अपने यहाँ पैसा रखो, हमारा पैसा बड़ा सेफ रहेगा, तो डेफिनेटली कल को मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। मेरी पर्सनल हैसियत से बहुत ज़्यादा हैसियत मेरी हो जाएगी। अब मेरे पास इतना भी पैसा हो सकता है कि हम 4 6 10 करोड़ खर्चा कर दें इकट्ठे।
कोई बिग वर्क कर सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये हम ही लोगों का पैसा बैंकों में जाता है जिससे एक बड़ा काम होता है। एक इंडस्ट्री लगती है, एक फैक्ट्री लगती है 30,000 40,000 करोड़ की, कौन लगाएगा 40,000 करोड़ की फैक्ट्री? किसकी हैसियत है इस देश में? हमारी हैसियत है। इससे क्या होगा बेटा? पूंजी निर्माण होता है। और ये उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए बुरा नहीं है। देखिए टॉबिन ने बताया, अर्थशास्त्री है बेटा, टॉबिन ने बताया कि बढ़ती स्फीति बढ़ती स्फीति पूंजी निर्माण में सहायक होती है। इसीलिए इसे आर्थिक विकास के लिए सहायक माना जाता है। इसीलिए इसे आर्थिक विकास के लिए क्या बेटा? सहायक माना जाता है। ठीक है, इसे ही हम टोबिन इफेक्ट कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? टोबिन इफेक्ट कहते हैं। देखो एक बात है बेटा, अगर हमारे पॉकेट में सरप्लस आया तो पूरी अर्थव्यवस्था में हरियाली आती है, हर सेक्टर में उत्साह बना रहता है, उमंग बना रहता है। कोविड आया, हमारे पॉकेट से पैसा घटा घटा ना, और उसके बाद नोटबंदी आई, हमारे पॉकेट से पैसा अचानक घट गया। आपने देखा नहीं कि अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में निराशा छा गई? पैसा ही नहीं है, या है तो बैंक में है, बैंक पैसा 2000 से ज्यादा दे नहीं रहा है, तो हम ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। खर्चों पे कितना कंट्रोल कर लिया था लोगों ने। बैंक से विड्रॉ कर नहीं सकते थे, विड्रॉ करेंगे 2000 से ज्यादा मिलेगा नहीं, बदलने का मामला है, 2000 से ज्यादा बदल नहीं सकते। तो वैसे ही हम तेजी से अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लिए। तो अर्थव्यवस्था में जब हमारे पॉकेट में पैसा होगा तो आप कहीं ना कहीं उसे जरूर खर्च करोगे। जहां खर्च करोगे वहां से वो मार्केट में दौड़ पड़ेगा। जैसे आपके पॉकेट में सरप्लस पैसा है, आपने एक मल्टीप्लेक्स में या किसी मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में जाके एक फ्लैट ले लिया, लखनऊ में, यहाँ वहाँ तो रोज ही विज्ञापन आता रहता है, तो ओमैक्स में, ढिमाका में फ्लैट ले लिए, फ्लैट खरीदिए। आप जब फ्लैट खरीदते हो तो आपको पता नहीं कि आपने अनजाने में कितने लोगों को रोजगार दिया। एक फ्लैट आप खरीदते हो, उसमें कम से कम एक फ्लैट में सैकड़ों आदमी को रोजगार मिलता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। प्लम्बर को रोजगार दिया आपने, इलेक्ट्रीशियन को रोजगार दिया आपने, पेंटर को रोजगार दिया आपने, कारपेंटर को रोजगार दिया आपने, राजगीर को रोजगार दिया आपने, और सबसे बड़ी बात कि जो अकुशल श्रमिक हैं उन्हें भी आपने रोजगार दिया। इस देश में अगर फ्लैट तेजी से बिकने लगे तो रियल एस्टेट की कंपनियां धड़ाधड़ फ्लैट बनाना शुरू करेंगी, और जैसे वो फ्लैट बनाने लगेंगी तो सीमेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, स्टील इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ेगा। एवरीवेयर एक चीज का प्रभाव बेटा चारों तरफ पड़ता है, नसों जैसा है ये। तो हर सेक्टर में अगर आप कार खरीदने लगो आप ज्यादा, तो कार खरीदोगे तो स्टील इंडस्ट्री ठीक ठाक चलने लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ठीक ठाक चलने लगेगी, सारी चीजें बढ़ने लगेंगी। इसी को बोला उन्होंने दिस इज टोबिन इफेक्ट। क्लियर है बेटा? हर तरफ हरियाली आने लगती है। एक और लिखो बेटा, फिर धीरे धीरे इसको समाप्त किया जाए। स्क्यूफ्लेशन,
हिंदी लिख लो, तिरछी स्फीति। तिरछी स्फीति ये क्या है बेटा? थोड़ा बुद्धि लगाओ। देखो इसीलिए बेटा जो शब्द आप सुने नहीं हो भारी पड़ जाता है, जबकि उसमें कुछ होता नहीं। अभी बता देंगे तो आप कहोगे अरे सर ये तो यही था। हाँ यही था। क्या है बेटा? जैसे स्फीति में आपने देखा कि जब कीमतें बढ़ने लगे, इनको स्फीति कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ही चीजों की कीमतें बढ़ने लगे, चारों तरफ कीमतों में वृद्धि ना हो, किसी खास इलाके की ओर कीमतें अगर बढ़ने लगे, स्फीति तो यहां भी है लेकिन चारों तरफ स्फीति नहीं है, किसी खास सेक्टर में स्फीति है। जैसे कारें तेजी से महंगी होने लगे, बाकी चीजें खाने पीने आम उपभोक्ता की चीजों की कीमतें जस की तस रहे, लेकिन अचानक कारों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगे, किसी खास सब्जी की कीमत तेजी से बढ़ने लगे, या सब्जियों की कीमत खाली बढ़ रही है बाकी चीजों की कीमत नहीं बढ़ रही है, तो किसी खास इलाके में किसी खास क्षेत्र में अगर महंगाई तेजी से बढ़े, इसको बोला जाता है स्क्यूफ्लेशन, तिरछी स्फीति। चारों तरफ नहीं, किसी खास तरफ। लेकिन मुश्किल था नहीं, अब नहीं था तो मुश्किल हो ही जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था में किसी विशेष क्षेत्र में यदि कीमतें तेजी से बढ़ने लगे, किसी विशेष क्षेत्र में कीमतें तेजी से क्या बेटा बढ़ने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो इसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। इसे तिरछी स्फीति या क्या बेटा स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? आया ना? ठीक है। अच्छा, कुल मिला जुला के एक बात समझ में आ रही है कि स्फीति को लोग बहुत बुरा नहीं कह रहे हैं, माने ओवरऑल ये कह रहे हैं कि स्फीति ठीक है, लेकिन वो दाल में नमक वाला मामला है ना, कि स्फीति दाल में नमक जैसा हो तब तो ठीक है, लेकिन नमक में अगर दाल हो गई तो काम बिगड़ जाएगा बेटा। तो अर्थशास्त्री इसको लेके बड़े चौकस थे कि इन्फ्लेशन तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, टॉनिक जैसा काम करता है। खाना न खा के खाली टॉनिक ही पीते रहो और मात्रा बढ़ा बढ़ा के एक एक बॉटल, दो ढक्कन डॉक्टर बताए पूरा एक बॉटल ही उड़ेल लिए कि नहीं नहीं हेल्थ बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि फायदे की जगह पे नुकसान हो। तो अब इसको लेकर अर्थशास्त्री विचार करने लगे कि आखिरकार किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन कितना रहना अच्छा माना जाएगा, किस लेवल पे रहे तो इसको हम हेल्दी माने, अच्छा माने। तो बड़ी मजेदार बात है कि इसको लेकर भी अर्थशास्त्रियों में एक मत सहमति नहीं बन पाई, लेकिन एक जगह इन लोगों की सहमति बन गई कि इन्फ्लेशन अगर सिंगल डिजिट में रहता है, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट समझते हैं ना, इन्फ्लेशन अगर एक अंकों में रहता है इसे किसी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है, तो बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन जब इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट से बदल के डबल डिजिट में चला जाए, ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता, फिर इसमें परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो किसी एक लेवल पे बेटा नहीं कहा जा सकता, मान के चलो 6%, 7%, 8%, यहां अगर इन्फ्लेशन है तो ये अच्छा है, मैंने इसको अच्छा माना जाता है। इन्फ्लेशन रहना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर कीमतें नहीं बढ़ेंगी ना तो सुस्ती आ जाएगी मार्केट में, हम डिप्रेस होने लगेंगे। इंस्टीट्यूट जब खुला था तो सिविल की फीस कितनी थी बताएं? 750 रुपये। मुस्कुरा रहे हैं अंदर अंदर, मुस्कुराइए मत। 750 था, क्योंकि ये मामला 2003 का था। अभी इन्फ्लेशन का प्रभाव है, हर जगह है तो यहाँ भी है। क्लियर है बेटा?
लिखें इन्फ्लेशन के स्तर, अरे जब मैं अपना फीस स्ट्रक्चर देखता हूँ इंस्टीट्यूट का तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि अरे ये कैसे कब हो गया। तो हो ही गया। अगर कोविड ना आई होती, कोविड ना हुआ होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। ये जो फीस स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है आज की डेट में, ये 2019 का फीस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है ना। तो कोविड ने इसको रोका हुआ है, स्टेबल किया। अदरवाइज मुझे लगता है आप अंदाजा लगा ही लो कि कहाँ उस हिसाब से पहुंचा होता। बहरहाल तो नाम इसके बेटा अलग अलग हैं, है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा। पहला लिखें रेंगती स्फीति, रेंगना, क्रिपिंग बोला जाता है इसे, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, CREA, क्रिपिंग इन्फ्लेशन। माने स्फीति रेंग रही है, तो रेंगना बड़ा अच्छा शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे कोई आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो लोग गुस्से में कहते हैं क्या रेंग रहे थे चलिए, तो रेंगना बड़ी अच्छी चीज नहीं है। लिखें 3% से कम। वॉकिंग, टहलती स्फीति, मैंने रेंग नहीं रही है, टहल रही है। 3% टू 10%। ठीक है, तो रेंगना हो गया, टहलना हो गया, अब होगा दौड़ना, दौड़ती स्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। 10% से अधिक। गैलोपिंग, गैलोपिंग माने कूदती स्फीति, अब दौड़ दौड़ के कूदेगी ना, क्या बेटा, कूदती स्फीति, गैलोपिंग कहा जाता है। 100% के आसपास। सौ प्रतिशत से। अब ऐसे समझो, हवाई जहाज का उदाहरण समझो। इंजन स्टार्ट हुआ तो रेंग रहा है, फिर थोड़ा तेज हुआ, फिर और तेज हुआ, फिर टेक ऑफ, उड़ गया हवा में, है ना। तो अभी हम लोग हवा में नहीं उड़े हैं, है ना। अब टेक ऑफ के मूड में हैं, अगला पहिया उठ गया है ना। और फिर अगला स्टेप होगा जिसको बोले जाते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अति स्फीति। अगला हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अति स्फीति। अब ये लिमिटलेस है बेटा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि मोर देन 100%। 10,000%, 20,000% का इन्फ्लेशन हुआ। और जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो अर्थव्यवस्था ढह जाती है, कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि कितना नोट लेके जाएंगे हम, 1 किलो आलू लेना है, 2 बोरा नोट लेके जा रहे हैं, तो बहुत तेजी से मुद्रास्फीति बढ़ती है बेटा। और इतनी बढ़ जाती है कि छापते छापते परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं होता। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने लगती है। स्फीति जब बढ़ती है ना बेटा, मन ने डबल डिजिट की ओर जब बढ़ने लगती है तो डर लगने लगता है
ये कंट्रोल होगा कि नहीं, तो कंट्रोल करने वाले बड़े आश्वस्त रहते हैं, वो कहते हैं घबराइए नहीं, कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। तो नियंत्रण होता रहता है, लेकिन ये कि अगर वही बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाए, नियंत्रण के बाहर होने लगे, तब वही कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन को होती जाए। तो बेटा मेरा प्रयास था कि इन्फ्लेशन में आपको विस्तार से समझाया जाए, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने समझ लिया। क्लियर है बेटा? बस एक चीज ध्यान रखिए बेटा, रिवाइज नहीं करोगे तो मतलब नहीं बनेगा ना कुछ। इसको ज्यादा से ज्यादा बेटा रिवाइज करिए, दिमाग में रखिए, और नहीं इससे बाहर से कुछ आएगा इवन सिविल सर्विसेज में। ठीक है बेटा? तो आज यही समाप्त कर रहे हैं बेटा। थैंक यू।